गुड इवनिंग स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग शुरू करेंगे वहीं से जहां लास्ट क्लास समाप्त हुआ था। अंग्रेजी के बहुप्रचलित शब्द हिंदी में लगभग 5,000 से अधिक हैं। तकनीकी, वाणिज्य, चिकित्सा, विज्ञान व प्रशासन के शब्दों को भी यदि इनमें मिला दे तो कुल संख्या 12,000 हो जाएगी। तो जो इंग्लिश का जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदी में करीब 5,000 से अधिक है, परंतु जो टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, अब जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर का हिंदी क्या होगा वो सोचना भी मुश्किल है, सब कोई कंप्यूटर जानता है। वाणिज्य या चिकित्सा, मेडिकल का फील्ड या साइंस का या एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी फील्ड है, तो इनके शब्दों को मिला दिया जाए तो कुल 12,000 हो जाएगी। जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रचलित तत्सम अंग्रेजी शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे धातुओं के नाम में रोल्ड, गोल्ड, जर्मन, सिल्वर, टिन, निकल, प्लेटिनम, मैग्नीज, स्टेनलेस स्टील, यूरेनियम इत्यादि। यंत्रों के नाम में जैसे इंजन हो गया, फैक्स हो गया, मोटर हो गया, कैमरा, टॉर्च, मीटर इत्यादि। सवारियों के नाम में मोटर, कार, व्हीकल, बस, लॉरी, टैक्सी, एम्बुलेंस, ट्राईसाइकिल, टेम्पो आदि। चिकित्सा संबंधी जैसे इंजेक्शन, हॉस्पिटल, ईसीजी, सर्जन, ट्यूमर, होम्योपैथी। डिलीवरी डॉक्टर, बैंडेज, लेडी डॉक्टर, हिस्टीरिया, नर्सिंग होम, थर्मामीटर, ये सब सारे वर्ड जो हैं हिंदी में भी इसी प्रकार यूज होते हैं। ठीक है। फिर एजुकेशन रिलेटेड वर्ड्स हैं जैसे शिक्षा संबंधी शब्द, नर्सरी, स्कूल, ठीक है, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चांसलर, वाइस चांसलर, ये सब, डीन, ट्यूशन, पीरियड, यूजीसी एक्सेट्रा। पोशाक संबंधी शब्द हैं जैसे पेंट, कोट, अंडरवियर, शिफॉन, टाइट, कॉलर, सूट, गाउन, पॉकेट, रेडीमेड इत्यादि। कुछ ऐसे शब्द जो प्रशासनिक संबंधित हैं या फिर न्यायालय संबंधी शब्द हैं जैसे कलेक्टर, कमिश्नर, मिनिस्ट्री, डिप्टी मिनिस्टर, स्पीकर, रिकॉर्ड, सेक्रेटरी, फूड ऑफिसर, टाइपिस्ट, डायरेक्टर, कंट्रोलर। आजकल कोई भी सिनेमा नहीं बोलता है कि या चलचित्र नहीं बोलता है, चलचित्र मतलब सिनेमा होता है। या आजकल क्या, पहले भी कोई नहीं बोलता था। सिनेमा भी अंग्रेजी का शब्द है और मूवी भी इंग्लिश का ही वर्ड है, और मूवी और सिनेमा ही यूज किया जाता है। कुछ नवनिर्मित शब्द हैं जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, प्रशासनिक आदि क्षेत्रों में प्रगति होने के साथ हिंदी के राजभाषा पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण हजारों नए शब्दों का निर्माण किया गया है। केंद्रीय व प्रांतीय के भाषा विभाग व अन्य संस्थाएं शब्द निर्माण का कार्य कर रही है। नए शब्दों की रचना का आधार संस्कृत व उसकी मूल धातुएं हैं। हमारे कोशकारों ने भी नवीन शब्द रचना का आधार विधानसभा, वैधानिक, लोकसभा, राज्यसभा, अध्यक्ष, नेता, विपक्ष, राज्यपाल, ये सब जो है मतलब शब्द का इजाद किया गया है। मुख्यमंत्री, लोक लेखा, लेखाकार, लेखापाल, तकलीफ, राष्ट्रीयकरण, गत, मतदाता, मतदान आदि। प्रशासन में हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से संस्कृत की मूल धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के सहयोग से प्रशासनिक शब्दावली बनाई गई है। इसी प्रकार जो न्यायिक शब्द हैं या विधिक शब्द हैं, शब्दावली भी बनाई गई है। जीवन के विविध क्षेत्रों में से संबंधित तकनीकी शब्दों की रचना भी इसी प्रकार की गई है। जैसे अभी से अभिग्रहण, अभियुक्त, अभिज्ञान पत्रक, अभियंता, अभिलेख, अभिलेख का होता है रिकॉर्ड, अभ्यर्थी, प्रति उपसर्ग लगाकर जैसे कॉपी, प्रतिनिधि या प्रतिलिपि, प्रतिनिधि, ठीक है। कॉपीराइट का होता है प्रतिलिपि अधिकार और रिपोर्ट का प्रतिवेदन। अधि उपसर्ग लगाकर बनाए गए शब्द है जैसे अधिनियम, अधिकर्ता, अधिपत्र, अधिवक्ता, अधिष्ठाता, अधिसूचना, अधिग्रहण, अधिकार पत्र। हमारी राजभाषा हिंदी एक प्रमुख विश्व भाषा बन चुकी है। ऐसे में
हिंदी की परिधि और अधिक विस्तृत होती जा रही है। यही कारण है कि हिंदी में आवश्यकता के अनुरूप विविध प्रकार के शब्दों के युक्ति संगत प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। अब इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, कुछ प्रश्न है, उसके उत्तर आप ढूंढिए। कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं जिसको अभी हम लोग करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, संस्कृत के मूल शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी? तो इसका उत्तर होगा पहला ऑप्शन तत्सम। दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को क्या कहते हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द, विदेशी शब्द। तो इसका उत्तर होगा जो तीसरा ऑप्शन है वो संकर शब्द। तो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। कर्ण किसी प्रकार का शब्द है? इसका जो ऑप्शन है देशी, विदेशी, तत्सम, तद्भव। तो इसका जो उत्तर होगा तत्सम है। वर्ण से शब्द और शब्द से डैश बनते हैं। वाक्य, संधि, देशज, तत्सम। तो इसका जो उत्तर है वो होगा वाक्य बनते हैं। वर्ण से शब्द और शब्द से वाक्य बनते हैं, यानी कि सेंटेंस बनते हैं। वाक्यों के प्रकार कितने प्रकार? वाक्यों के प्रकार को क्या कहते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या तीनों? तो इसका जो उत्तर है वो हो जाएगा तीनों। मतलब नहीं, सॉरी, संयुक्त वाक्य होगा। एक मिनट, वाक्यों के प्रकार को सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों कहते हैं। छठा है, पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह चलना, पूरी तरह रुकना, अटकना या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा पूरी तरह रुकना। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन होगा प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग इकाई 4 शुरू करेंगे, यूनिट 4। यूनिट 4 में और हमारा जो चैप्टर है वो 18वां चैप्टर है और यह इकाई 4 का पहला चैप्टर है। तो पाठ का नाम है अपदीपो भव वक्तव्य कला। इसको लिखा गया है स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। स्वामी श्रद्धानंद का जीवन परिचय। स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 2 फरवरी 1856 को पंजाब प्रांत के जालंधर जिले के तलवान गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम मुंशी राम था। इनके पिता का नाम लाल नानक चंद्र था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित यूनाइटेड प्रोविंस के में पुलिस अधिकारी थे। पिता का बार बार ट्रांसफर होने के कारण इनकी प्रारंभिक शिक्षा अच्छी नहीं हो पाई। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सर, ये है ना स्कूल जो दयानंद एंग्लो पब्लिक स्कूल, ये स्वामी दयानंद के नाम पर ही बना है। ठीक है, तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद का इन पर प्रभाव पड़ा तथा वे स्वामी श्रद्धानंद ईश्वर विश्वासी और वैदिक धर्म के अनन्य भक्त बन गए। उनके प्रभाव के कारण ये क्या बन गए? ईश्वर में विश्वास करने लगे और वैदिक धर्म के बहुत ही अनन्य भक्त बन गए। सन 1901 में मुंशी राम ने अंग्रेजों द्वारा जारी शिक्षा पद्धति के स्थान पर वैदिक धर्म तथा भारतीयता की शिक्षा देने वाले संस्थान गुरुकुल की स्थापना की। 1901 में मुंशी राम ने अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा पद्धति जो जिसको बोलते हैं मैकाले सिस्टम, जो इंग्लिश का अभी जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका इसने विरोध किया और मैकाले सिस्टम का, और क्या किया, उसके स्थान पर इन्होंने कहा कि गुरुकुल खोला जाए और गुरुकुल उन्होंने खोला भी, स्थापना भी किया। और उसके स्थान पर इनका कहना था कि वैदिक धर्म जो कि भारत का है उसके आधार पर शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस समय यह मानद विश्वविद्यालय है।
स्वामी जी ने आर्य समाज के माध्यम से असंख्य लोगों को वैदिक धर्म की दीक्षा दी। उन्होंने गैर हिंदुओं को पुनः अपने मूल धर्म में लाने के लिए शुद्धि नामक आंदोलन चलाया और बहुत से लोगों को हिंदू धर्म में दीक्षित किया। जो लोग हिंदू धर्म से अलग जा चुके थे, मुस्लिम बन चुके थे, क्रिश्चियन या फिर और कुछ बन चुके थे, दूसरे धर्म में अपना चुके थे, उन लोगों को इन्होंने पुनः अपने धर्म में वापसी करवाया। 23 दिसंबर 1926 को नया बाजार स्थित उनके निवास पर एक उन्मादी ने, उन्मादी का मतलब होता है एक क्या कहे, जो कि समाज में जो मतलब वैसे लोग जो धर्म उन्माद, दो समुदाय के बीच में जो हिंसा फैलाते हैं या नफरत फैलाते हैं, उनको उन्मादी कहा जाता है। एक उन्मादी ने धर्म चर्चा के बहाने उनके कक्ष में प्रवेश करके गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। पाठ का सारांश यह है, प्रस्तुत पाठ में स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1914 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपना जो भाषण दिया था उसका अंशतः वर्णन किया गया है। अपदीपो भव। स्वामी श्रद्धानंद ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि अपदीपो भव, अर्थात विद्यार्थियों, तुम अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण होने पर अपने स्वयं के प्रयासों से दीपक के समान ज्योतिर्मय अर्थात प्रकाशवान बनो और विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। माने तुमने जो अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया है उसके बल पर ही, किसी के सहारे लिए बिना, ज्योतिर्मय अर्थात प्रकाशवान बनो और विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। अपने जीवन में सदा सत्य का ही आलंबन करो। झूठ का आलंबन ज्यादा दिन नहीं चलता है, ठीक है। शिष्यों को पुत्र संबोधित। उन्होंने शिष्यों को पुत्रों के संबोधित कर कहा कि आज से तुम उन बंधनों से मुक्त हो जो गुरुकुल में तुम्हारे लिए आवश्यक थे, किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि अब तुम्हारे जीवन में कोई बंधन नहीं रहा। हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल से कुछ बंधन बांध रखे हैं जिनका जिक्र उपनिषद वाक्यों में आया है, लेकिन इन बंधनों का पालन करने के लिए कोई दबाव नहीं रहता। इस कारण यह बंधन और भी कड़े हो जाते हैं। इन्हें प्राचीन काल से आचार्यगण विद्या समाप्ति के समय अपने शिष्यों को सुनाते थे। मतलब यूनिवर्सिटी से लोग पास आउट हो गए हैं उस समय का, या गुरुकुल से जो पास आउट हो रहे थे उस समय दीक्षांत समारोह में दिया गया, इनका गुरुजी का दिया गया यह एक भाषण है और इसमें उन्होंने सीख दिया है कि अपने जीवन में कैसे आप आगे बढ़ें, किस प्रकार से व्यवहार करें। यही इस पाठ का मेन जो है या मुख्य रूप से केंद्र बिंदु है। धर्म मर्यादा की कसौटी। परमात्मा सत्य का स्वरूप है। परमात्मा क्या है? सत्य का स्वरूप है। अतः मन, वचन और कर्म से सत्य को अपनाओ। मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी सत्य को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जो मुंह में है वही मन में होना चाहिए, मस्तिष्क में वही, वचन से भी वही और कर्म से भी वही होना चाहिए, ठीक है। धर्म की मर्यादा का उल्लंघन मत करो। वे कहते हैं कि अंतस में परमात्मा का वास रहता है। अंतस में, सभी आदमी के अंदर में परमात्मा का वास है, जबकि परमात्मा सत्य का स्वरूप है। वही हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करता है। अतः हम जिस धर्म मर्यादा को अंतःकरण की कसौटी पर कसते हैं, अर्थात सत्य की कसौटी पर, उसे हमने एक तरह से परमात्मा की कसौटी पर कसा हुआ समझना चाहिए। इसीलिए धर्म मर्यादा की कसौटी हमारा अंतःकरण ही है। हर व्यक्ति के अंदर में एक अंतःकरण होता है
आप देखिएगा जब भी आप कुछ बुरा करते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते भी है ना, तो आपका अंतःकरण आपको जरूर एक बार सचेत करता है या मना करता है कि ऐसा मत करो। परंतु क्या है, हमारा जो बुरा मन है वो हमारे ऊपर इतना हावी हो जाता है कि अच्छाई दब जाता है और बुराई वाला काम हम कर बैठते हैं। अतः अपने अंतस, अपनी आत्मा के कहे अनुसार ही चलो, स्वाध्याय को अपनाओ, सेल्फ स्टडी करो, अपने गुरु के प्रति तुम्हारे जो कर्तव्य हैं उन्हें दिल से पूरा करो। अपने गुरु, अपने गुरुकुल, गुरुकुल मतलब विद्यालय समझ लीजिए, कॉलेज समझ लीजिए, स्कूल समझ लीजिए, अपने गुरुकुल को दक्षिणा स्वरूप यह प्रदान करो कि तुम अपने जीवन में कभी ऐसा कार्य न करो कि जिससे तुम्हें अपनी आत्मा तथा परमात्मा के सामने झेपना पड़े। इसका मतलब यह हुआ कि अपने जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हमें आत्मग्लानि हो या हमें पछताना पड़े या आत्मा और परमात्मा के सामने झेपना पड़े। कहने का मतलब शर्मिंदा ना होना पड़े। 5 यज्ञों को करने में कभी प्रमाद ना करना, ठीक है। माता, पिता, गुरु तथा अतिथि देवता समान होते हैं। कौन कौन होते हैं? माता, पिता, गुरु तथा अतिथि, जो मेहमान आए हैं वो देवता के समान होते हैं। इनकी सेवा करना अपना धर्म समझो। अब जो अगला बात है वो है ज्योति स्तंभ। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि संसार में कोई भी पूर्ण या दोष रहित नहीं होता। उनका कहना है, एक है ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल देखा अपना, मुझसा बुरा न कोई। अर्थात हम सोचते हैं कि वो बुरा है, वो बुरा है, सब बुरे हैं और मैं ही बहुत अच्छा हूं। परंतु जब एकांत में बैठकर मैंने ये देखा, बुरा जो देखन मैं चला, मैं देखने चला बुरा, बुराई, हाँ, तो मुझसे बुरा ना कोई। हाँ, तो वही बात है कि संसार में कोई भी आदमी कंप्लीट नहीं है, परफेक्ट नहीं है या दोष रहित नहीं होता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें भी कोई दोष नहीं हो। अतः हमारी अच्छाइयों को ग्रहण करो, दोषों को त्यागो। किसी व्यक्ति में कोई अच्छाई है तो उसको ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसकी बुराई को अपनाना चाहिए। यही कहा जा रहा है। दोषों को त्यागो और इस संसार रूपी अंधकार में किसी को ज्योति स्तंभ की भांति अपना मार्गदर्शक बनाओ। एक होता है ना कि वो मेरा मतलब जो है ना आइडल, आइडल है। जैसे इंडियन आइडल नहीं, जैसे आपको क्रिकेट खेलना है तो सचिन तेंदुलकर को मान सकते हैं, गावस्कर को मान, कि उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की है। अब ऐसा नहीं कि किसी क्रिकेटर ने 4 शादी की है तो उसको आदर्श बना करके 4 शादी कर लें। अगर आप गाना गाते हैं तो लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी या उन लोगों को बनाइए, गुलाम अली खान साहब, जो कि अपने नाम में, जो कि जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत ऊंचा नाम किया और आज तक लोगों के दिलो दिमाग में बसे हुए हैं। तो वही कह रहे हैं कि मार्गदर्शक बनाओ, किसी को ज्योति स्तंभ की भांति अपना मार्गदर्शक बनाओ, किसी को गाइड बनाओ, मेंटोर बनाओ। ज्योति स्तंभ से आशय उन प्रकाश स्तंभों से है जो हमें राह चलते समय रोशनी या प्रकाश प्रदान कर मार्ग दिखाते हैं। ये गुरु के बारे में कहा जा रहा है। उनके प्रकाश की सहायता से हमें मार्ग की वास्तविकता का पता चलता है। मतलब गुरु जो मार्ग दिखाते हैं उससे यह मालूम चलता है, क्योंकि गुरु पहले ही ऑलरेडी उस रास्ते को पार कर चुके हैं, तय कर चुके हैं, इसलिए गुरु को मालूम है, या हमारे जो पथ प्रदर्शक है उनको ये मालूम है कि कहां पर गड्ढा है, कहां पर कीचड़ है, कहां पर बारिश है, कहां पर पत्थर है, कहां पर कंकड़ है रास्ते में। तो उनके प्रकाश की सहायता से हमें मार्ग की वास्तविकता का पता चलता है तथा हम ठोकर आदि खाने से बच जाते हैं तथा अपनी मंजिल की ओर निर्बाध बढ़ सकते हैं। निर्बाध मतलब बिना किसी बाधा के। स्वामी श्रद्धानंद जी ने यहाँ महापुरुषों को
उन्हीं ज्योति स्तंभों की उपमा दी है। उनके अनुसार कौन है ज्योति स्तंभ? कौन है? जो महापुरुषों ने जो रास्ता अपनाया, गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, गौतम बुद्ध, महापुरुष ही नहीं थे ये लोग, महादिव्य पर्सनैलिटी थे। तो उन लोगों ने जो मार्ग अपनाया, जो रास्ता दिखाया, उन्हीं महापुरुषों को उन्हीं ज्योति स्तंभों की उपमा दी है। उपमा मतलब उसका मतलब ज्योति स्तंभ उन्हीं को कहा है सदानंद जी ने, क्योंकि वे हमें जीवन पथ पर सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संसार रूपी अंधियारे से आने वाली बाधाओं से अवगत कराकर सही राह दिखाते हुए हमें अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्योति स्तंभ बने ये महापुरुष हमें सही रोशनी प्रदान करते हैं। संसार में ऐसे महापुरुषों का नाम अमर हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की राह का हमेशा अनुसरण करो। जिन महापुरुषों ने अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़े, देश के लिए बहुत कुछ किया और समाज के लिए बहुत कुछ किया, उन लोगों का पथ चुनो और उनके द्वारा दिखाए गए मार्गों का अनुसरण मतलब फॉलो करना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा प्रसंग क्या है। विद्या द्वारा बालक का दूसरा जन्म। इस संसार में सभी लेना जानते हैं। सब कोई क्या जानता है कि दूसरे से ले लो, कुछ हड़प लो, कुछ फोकट का मिले वो ले लो, किसी का धन ले लो, संपत्ति ले लो, किसी का छीन लो, चोरी कर लो, जबरदस्ती ले लो, यही जानते हैं। इस संसार में सभी लेना जानते हैं, किंतु तुम देने योग्य भी हो। अतः अपनी बुद्धि व विद्या से ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। मुझे ऐसी पूरी आशा है कि जिस भारत भूमि पर तुम जन्मे हो उसकी कीर्ति तुम लहराओगे। उनको पूरा विश्वास है कि जहां पर हमारा जन्म हुआ है, जन्म लिए हैं, उसका कीर्ति मतलब भारत भूमि का कीर्ति जो है ना, हाँ, उसका कीर्ति तुम लहराओगे दुनिया में। ज्ञान की देवी सरस्वती के माध्यम से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। मतलब एक तो हमने जन्म लिया है, अपनी माँ के कोख से सब पैदा हुए हैं, सब जन्मे हैं, परंतु माता सरस्वती के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उस ज्ञान के माध्यम से तुम्हारा एक दूसरा व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। ठीक उसी तरह से जैसे अंगुलीमाल डाकू को गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था और उपदेश देने के बाद अंगुलीमाल डाकू एक बहुत बड़ा संत बन गया और वाल्मीकि बन गए वो, ठीक है। और उसी तरह से कई लोग जिनका कि जीवन में माइंड ब्रेन वॉश करके या जो बुराई के मार्ग पर चलते हैं, तो विद्या के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से उनका पुनर्जन्म होता है। तो ज्ञान की देवी सरस्वती के माध्यम से तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है। अर्थात बालक अपनी मां की कोख से जन्म लेता है, परंतु फिर उसे कोई अच्छा गुरु मिलने पर वह उनसे गुरु दीक्षा लेकर ज्ञान शिक्षा प्राप्त करता है। गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा वह उस संसार से सही रूप में परिचित होता है जिसमें उसने जन्म लिया है। एक तो हुआ कि मां के कोख से जन्म लिया, मां ने जन्म दिया, वो जन्म हुआ। दूसरा, इस संसार के नियमों को जानकर, संसार से शिक्षा लेकर, संसार से अनुभव लेकर जो है वो संसार में भी पुनः जन्मता है, फिर संसार में जन्मता है। अतः इस प्रकार शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण होकर वह अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को बनाता है। इसी को बालक का दूसरा जन्म होना कहा गया है। यह एग्जाम में आ सकता है कि बालक का दूसरा जन्म होना किसे कहा गया है, तो इसका उत्तर होगा कि शिक्षा दीक्षा से परिपूर्ण होकर व्यक्ति जब अपनी पहचान बनाता है तो उसी को दूसरा जन्म होना कहा जाता है।
ज्ञान की देवी सरस्वती को माना जाता है, क्योंकि यह सब विद्या की देवी सरस्वती जी की कृपा से होता है। अतः दूसरा जन्म सरस्वती से होना कहा गया है। इस प्रकार मैंने तुम्हें जो सहस्त्रों सहस्त्रों वर्षों से इस पावन धरा पर गुंजायमान वाक्यों का सारांश सुनाया है, उसे गुरु मंत्र समझकर अपना मार्गदर्शक बनाओ। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगता, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, मांगना मेरा धर्म नहीं है। तुमसे तुम्हारे राजनीतिक, सामाजिक या मानसिक विचार भी नहीं पूछता। मुझे तो तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम्हारे सारे कार्य सत्य पर आश्रित हैं या नहीं। याद रखो कि सारा संसार सत्य पर ही आश्रित है। सत्य के बिना कुछ भी नहीं है। यदि तुमने अपने जीवन में सत्य का अवलंबन कर लिया, तो फिर मैं तुमसे अब कुछ भी नहीं चाहता। मुझे अब कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के अवसर पर दिया गया दीक्षांत भाषण अप दीपो भव उनकी प्रभावी वक्तृत्व कला को दर्शाता है। स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल के शिष्यों को जिस धारा प्रवाह तथा उत्कृष्ट भाषा शैली में संबोधित किया, वह श्रोताओं को सम्मोहित कर सकती है। ऐसा भाषण सुनते समय अच्छे से अच्छा श्रोता भी भाषण सुनने में खो जाएगा, जिसमें एक गुरु अपने शिष्यों से गुरु दक्षिणा के रूप में और कुछ ना मांगते हुए उन्हें प्राप्त ज्ञान को दीपक के समान समाज में रोशनी फैलाने के रूप में काम में लेने का आह्वान किया गया है। इसके कुछ प्रश्न हैं, इसको आप प्रश्न को स्वयं कीजिए। ठीक है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हैं जिसको अभी हम लोग करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है, अप दीपो भव पाठ के लेखक कौन है? स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, आचार्य विनोबा भावे। अंकित क्या होगा आंसर? स्वामी श्रद्धानंद। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, अप दीपो भव का भाषण कहाँ दिया गया? दीक्षांत समारोह में, विवाह में, दिवाली में, तीनों नहीं? दीक्षांत समारोह में। दीक्षांत समारोह का मतलब क्या होता है अंकित? दीक्षा दीक्षांत समारोह, हाँ, दीक्षा से जो मांगते हैं उसका समारोह। मैंने दीक्षा से जो मांगते हैं, क्या मांगते हैं? भिक्षा? नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं सर। तो सीधा बोले ना, पता नहीं है, गेस क्यों कर रहे हैं कुछ से कुछ? देखिए, दीक्षांत समारोह का मतलब होता है, जैसे आप ये यूनिवर्सिटी से डिग्री लेंगे, ठीक है, डिग्री लेने के बाद हर एक यूनिवर्सिटी में एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो भी टॉपर्स हैं या जो भी बैचलर होल्डर्स हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, उनको उनका सर्टिफिकेट, उनका उपाधि, उनका डिग्री दिया जाता है, और उसमें उनको कुछ सीख दिया जाता है कि अब आप पढ़ लिख कर तैयार हो गए, अब अपने जीवन में आगे बढ़िए। आई बात समझ में? जी। अगला प्रश्न है कि स्वामी श्रद्धानंद ने यह भाषण कब दिया? 1901 में, 1909 में, 1918 में, 1914 में? कब दिया अंकित? 1914। 1914 में दिया। संसार किस पर आश्रित है? धर्म पर, तथ्य शिक्षा पर, वीरता पर या सत्य पर? धर्म पर। सॉरी, संसार धर्म पर आधारित नहीं है, धर्म पर आश्रित नहीं है, संसार सत्य पर आश्रित है।
व्यक्ति को दूसरा जन्म किसके कारण होता है? विद्या या सरस्वती के कारण, धन के कारण, सत्य के कारण या सभी के कारण? विद्या। सरस्वती के कारण। अभी आप अंकित शर्मा है, कल को आप किशोर कुमार बन जाइएगा या किशोर कुमार से भी बेहतर गाने लगिएगा तो आपका क्या हुआ? ये विद्या, सरस्वती जो गाना है उसके भी देवी सरस्वती माता ही है। तो वो ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप जो है वो बन जाइएगा, परंतु किशोर कुमार जैसा भी गाना बहुत मुश्किल है, उससे आगे तो नहीं बढ़ पाइएगा। ठीक है, सही बोला मैंने? हाँ सही बोला? हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए सही बोला। चलिए अब हमारा 19वां चैप्टर है। ये चैप्टर का नाम है भारत का सामाजिक व्यक्तित्व, प्रस्तावना। ये लिखा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अब नेहरू जी का परिचय देते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व शांति के अग्रदूत, राष्ट्र निर्माता, कुशल राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रणी नेता और प्रगतिशील समाजवादी विचारक के रूप में माने जाते हैं। पंडित नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद के एक धनी परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू तथा माता का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इसके अलावा पंडित नेहरू को 3 बहनें भी थी। आपको पता है 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? चिल्ड्रन डे। बाल दिवस। वो नेहरू जी का ही जन्मदिन है, मालूम है ना? हम्म। जवाहरलाल नेहरू ने दुनिया के कुछ बेहतरीन स्कूलों और विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा हरोसे और कॉलेज की शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पूरी की। इसके बाद लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पूर्ण की। 1912 में वे भारत लौटे और वकालत शुरू की। 1916 में उनका विवाह कमला नेहरू से हुआ। 1917 में वे होम रूल लीग में शामिल हुए और उसके बाद 1919 में वे गांधी जी के संपर्क में आए और उसके बाद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान दिया। जवाहरलाल नेहरू केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, वे एक लेखक भी थे जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी जो उनके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विचारों को अभिव्यक्त करती है। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं सोवियत रशिया 1928, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर। ये लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर ये इंदिरा गांधी को लिखा गया था जब नेहरू जी नैनी जेल में बंद थे। आप सुन रहे हैं अंकित? जी अंकित, सर। जी सर। नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था जब वो नैनी जेल में थे, तब लिखा था और ये हम लोगों ने पढ़ा है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर 1929, ये बहुत फेमस लेटर है। इंडिया एंड द वर्ल्ड 1936, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1945, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स 1958। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है टीवी में सीरियल भी आता था। इसमें भारत एक खोज के नाम से सीरियल आता था बहुत पहले, याद है? आपने देखा है कभी? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज, उसमें पूरा भारत किस प्रकार खोजा गया, कैसे बना भारत, उसका पूरा कहानी है। दूरदर्शन पर आता था बहुत पहले। 1947 में भारत के स्वतंत्रता के बाद वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है। 27 मई 1964 को उनका दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। भारत का सामाजिक व्यक्तित्व पाठ का सारांश ये है कि नेहरू ने दिनकर जी की पुस्तक के लिए जो प्रस्तावना लिखी वह भारत का सामाजिक व्यक्तित्व शीर्षक के अंतर्गत लिखी थी। वास्तव में पंडित नेहरू को भी इस विषय में अत्यधिक रुचि थी। इस प्रस्तावना में नेहरू जी ने यही समझाने का प्रयास किया कि हमारा देश भारत क्या है और इस राष्ट्र में ने अपने सामाजिक व्यक्तित्व का विकास कैसे किया है, उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू कौन से हैं तथा इसकी सुदृढ़ एकता कहाँ छिपी हुई है।
ऐसी अनेक बातें बतलाने के बाद भी पंडित नेहरू को लगता है कि अनेक भारत विषयक बातें अभी भी छुपी हुई हैं। संस्कृति का अर्थ, यहां से पढ़िए तो अच्छे से पढ़िएगा। अंकित, अंकित, जी संस्कृति सर। का, हाँ पढ़िए यहां से, संस्कृति का अर्थ जरा ठीक से पढ़िए, जोर से। पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि शब्दकोश में संस्कृति की अनेक परिभाषाएं मिलती है। संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई है, उनसे अपने उनसे अपने आप को परिचित करना संस्कृति है। तो संस्कृति संस्कृति साहित्य क्या है? इतिहास। एक मिनट, संस्कृति क्या हुआ? संसार भर में जो सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं, जो भी अच्छी बातें हैं, ठीक है, उनसे जी। अपने आप को परिचित कराना ही संस्कृति है। पढ़िए। संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण है। हम्म। दृढ़ीकरण या बुद्धि शुद्धि है। हम्म। संस्कृति के कुछ राष्ट्रीय महत्व भी होते हैं। हम्म। भारत कई जातियों व संस्कृतियों का देश। पंडित हम्म। नेहरू ने कहना है कि भारत के सामाजिक व्यक्तित्व के निर्माण में मात्र किसी एक जाति, एक तत्व की भी भूमिका नहीं है, अपितु इसमें कई जातियों तथा संस्कृतियों का योगदान रहा है। इसके निर्माण में जहाँ आर्यों का योगदान रहा, वहीं पूर्व की मोहनजोदड़ो जैसी सभ्यता का योगदान भी रहा। उत्तर हम्म। पश्चिम से आने वाली संस्कृतियों का योगदान रहा, वहीं पश्चिमी से आने वाली पाश्चात्य सभ्यता का भी प्रभाव इस पर पड़ा। इन सभी ने जहाँ एक पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य मतलब जो बाहरी कल्चर है, अंग्रेजी कल्चर, हाँ, पाश्चात्य। हाँ, इन पढ़िए। सभी ने मिलकर धीरे धीरे बढ़कर अपना आकार ग्रहण किया। इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। जब तक इसका यह गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित शेष रहा, और शेष, 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 शेष गुण रहा शेष। रहा, यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही। लेकिन बाद में इसकी गतिशीलता जाती है जाती जाती रही, रही। जिसमें यह संस्कृति जड़ हो गई और उसके सारे पहलू कमजोर पड़ गए। आगे। मैम उसके नीचे कीजिए। भारत के हम्म। समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है, और दूसरी वह जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। इस समस्या का एक भिन्न प्रसंग में हम आज भी मुकाबला कर रहे हैं। भारत में सांस्कृतिक एकता। नेहरू के अनुसार भारत में संस्कृति के सबसे प्रबल उपकरण आर्यों से पहले के भारतवासियों, खासकर द्रविड़ों के मिलने से उत्पन्न हुए। इस मिश्रण या समन्वय से एक बहुत बड़ी संस्कृति उत्पन्न हुई, जिसका प्रतिनिधित्व हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत के विकास में उत्तर और दक्षिण दोनों ने योगदान दिया। सच तो यह है कि आगे चलकर संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का अंशदान अत्यंत प्रमुख रहा। ये जो दक्षिण वाले जो हैं, साउथ इंडियन जो हैं, ये लोग जो बोलते हैं उसमें बहुत सारा संस्कृत का वर्ड रहता है, पता है आपको अंकित? जी सर। हाँ, हम लोगों को नहीं समझ में आता है, परंतु उसके जो उनका जो भाषा है उसमें संस्कृत बहुत है, तो वही कहा जा रहा है संस्कृत के उत्थान में दक्षिण वालों का अंशदान अत्यंत प्रमुख रहा। संस्कृत हमारी जनता के विचार और धर्म का ही प्रतीक नहीं बनी,
वरन भारत की सांस्कृतिक एकता भी उसी भाषा में साकार हुई। आर्थिक पद्धति। पंडित नेहरू का कहना है कि जीवन की आर्थिक पद्धति की व्याख्या जिस वाद ने की वह है मार्क्सवाद। ठीक है, कार्ल मार्क्स आप पढ़िएगा, उनका एक, आप जैसे आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो कार्ल मार्क्स का जरूर आपको पढ़ना चाहिए। दास कैपिटल, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है और ये पूरी दुनिया में फेमस है और इसमें पूरा कैपिटलिज्म के बारे में लिखा गया है। आप जरूर पढ़िएगा कभी मौका मिलेगा तो। वह है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का जन्मदाता विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं विचारक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उनका कहना था, वो दास कैपिटल में जो लिखा है उसका जो निचोड़ है कि श्रमिक को उसके श्रम का पूरा पारिश्रमिक नहीं मिलता है, मतलब कि लेबर का शोषण होता है। मतलब जो पूंजीपति लोग हैं वो क्या करते हैं, जिनसे काम करवाते हैं उनका शोषण करते हैं, यही था उनका कॉन्सेप्ट। पूंजीवादी लोग श्रमिक का शोषण करते हैं। उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद की धारणा की स्थापना की। भारत की प्राकृतिक स्थिति। पंडित नेहरू ने भारत की प्राकृतिक एवं भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि भूगोल ने भारत को जो रूप दिया, भूगोल ने जो भारत को रूप दिया, उससे वह ऐसा देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। समुद्र और महाशैल हिमालय से घिरा होने के कारण बाहर से किसी का इस देश में आना आसान नहीं था। कई सहस्त्राब्दियों के भीतर भारत बाहर से लोगों के बड़े बड़े झुंड भारत में आए, किंतु आर्यों के आगमन के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ जब बाहरी लोग बहुत बड़ी संख्या में भारत आए हों। ठीक इसके विपरीत एशिया और यूरोप के आसपास मनुष्यों के अपार आगमन और निष्क्रमण होते रहे। एक जाति दूसरी जाति को खदेड़ कर वहां खुद बसती रही और इस प्रकार जनसंख्या की बुनावट में बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहा। भारत में आर्यों के आगमन के आने के बाद बाहरी लोगों के जो आगमन हुए उनके दायरे बहुत ही सीमित थे। उनका कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ा, किंतु उससे यहाँ की बुनियादी जनसंख्या के रूप में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं आया। यहां से पढ़िए तो आप अंकित। लेकिन कहाँ सर? लेकिन जो लोग आए उनकी संगति से हम ऐसी जाति बन गए जो अपने आप में घिरी रहती है। हमारे भीतर कुछ ऐसे रिवाजों का चलन हो गया जिन्हें बाहर के लोग न जानते हैं और न ही समझ पाते। जाति प्रथा के असंख्य रूप भारत के इसी विचित्र स्वभाव के उदाहरण है। जैसे कोई ब्राह्मण बोलता है, कोई राजपूत, कोई भूमिहार, कोई कायस्थ, कोई कुछ और कुछ और। किसी भी दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज है। जैसे हमारे यहाँ है ना छुआछूत की SC ST, ST नहीं, SC से अगर कोई डोम चबार किसी को, विश्व के किसी देश में ऐसा नहीं है कि एक आदमी अगर किसी को छू दे तो वो छोटा बन जाएगा, ऐसा नहीं। तो छुआछूत हमारे यहाँ ही होता है। तो विश्व, ऐसा कहना है पर नेहरू जी का, कि दूसरे देश के लोग यह नहीं जानते कि छुआछूत क्या चीज है तथा दूसरों के साथ खाने पीने या विवाह करने में जाति को लेकर किसी को क्या उज होना चाहिए। इन सब बातों को लेकर हमारी दृष्टि संकुचित हो गई, मतलब संकीर्ण हो गई। भारत में दो बातें एक साथ बढ़ी। एक तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया और दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार अत्यंत संकीर्ण होते गए। अब यहां से आप पढ़िए अंकित, भारत में आधुनिकीकरण का आणविक युग। जब जीवन अपेक्षाकृत अधिक गतिहीन था, उन दिनों सिद्धांत और आचरण का विरोध उतना उग्र नहीं दिखाई देता था। लेकिन ज्यों-ज्यों राजनीतिक और
आर्थिक परिवर्तनों की रफ्तार तेज होती गई, इस विरोध की उग्रता भी अधिक से अधिक प्रत्यक्ष होती गई। आज तो हम आणविक युग के दरवाजे आणविक 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 पर आणविक युग के आणविक आणविक युग का मतलब? जो अभी चल रहा था। नहीं, आणविक युग का मतलब होता है कि बम, सबके पास अभी एटम बम हो गया है। ओ। आणविक, अणु, अणु से बना है आणविक, और अणु मतलब एटम बम। ठीक है, जी। पढ़िए। आज तो हम पढ़िए। आणविक युग के दरवाजे पर खड़े हैं। इस युग की परिस्थितियां इतनी प्रबल है कि हमें अपने इस आंतरिक विरोध का शमन करना ही पड़ेगा और इस शमन काम करना ही पड़ेगा, मतलब दबाना ही पड़ेगा। शमन मतलब दबाना। हाँ, हम्म। और इस काम में हम कहीं असफल हो गए तो यह असफलता सारे राष्ट्र की पराजय होगी और हम इन अच्छाइयों को भी खो बैठेंगे जिन पर हम आज तक अभिमान करते आए हैं। जैसे हम्म। हम बड़ी-बड़ी राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का मुकाबला कर रहे हैं, वैसे हम्म। ही हमें भारत के इस आध्यात्मिक संकट संकट का भी सामना करना चाहिए। भारत हम्म। में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेजी औद्योगिक से क्रांति, औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइजेशन, रेवोल्यूशनाइजेशन, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, भारत में औद्योगिक क्रांति बड़ी तेजी से आ रही है और हम नाना रूपों में बदलते जा रहे हैं। राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन का यह अनिवार्य परिणाम है कि उनसे सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, अन्यथा समन्वय न तो हमारे वैयक्तिक जीवन में रह सकता है, न ही राष्ट्रीय जीवन में। भारत में पाश्चात्य सभ्यता, पश्चिम के लोग भारत आए, तब भारत के दरवाजे एक खास दिशा की ओर खुल गए। आधुनिक औद्योगिक सभ्यता इस देश में प्रविष्ट हो गई। नए भावों और नए विचारों ने हम पर हमला किया और हमारे जैसे बुद्धिजीवी अंग्रेज बुद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। अगर आप गांव जाते हैं, अंकित, गांव कहाँ है आपका? नालंदा। नालंदा, नालंदा राजगीर। जी। तो नालंदा तो फिर भी बहुत डेवलप्ड है, लेकिन ऐसा भी कुछ गांव है जहां पर अभी भी आ, जो है सो बहुत सारा आधारभूत संरचना, हॉस्पिटल नहीं है, ढंग का बाजार नहीं है, रोड नहीं है ना, ऐसा बहुत सारा गांव। नहीं अब सर, वहां, नालंदा पूरा डेवलप्ड हो गया, पूरा पूरा तो टूरिस्ट वही प्लेस हो गया, इसलिए पूरा उसको मैंने डेवलप कर। मैंने वही कहा कि बहुत डेवलप है, परंतु ऐसा बहुत सारा गांव है अभी भारत में हाँ। जहाँ पे की सब असुविधा है। वहां जाकर के आप जो है शहरी जैसा सोचने लगे तो चलेगा? नहीं होगा। उसी प्रकार से हम अगर सोचने लगे अंग्रेजों जैसा भारत में रह के, तो होगा हमारा देश का विकास? नहीं होगा, क्योंकि अंग्रेज लोग का जो देश है वो सब पहले से ही विकसित है। तो वही कह रहा है कि नए विचारों ने हम पर हमला किया और हमारे बुद्धिजीवी बुद्धिजीवी जो लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग, अंग्रेज बुद्धिजीवियों की तरह सोचने का अभ्यास करने लगे। इससे हम आधुनिक जगत को थोड़ा बहुत समझने लगे, मगर इससे एक दोष भी निकला कि हमारे ये बुद्धिजीवी आम जनता से विच्छिन्न हो गए। क्योंकि आम जनता, देखिए भारत में क्या है, गरीबी है, किसान है, अनपढ़ है, मेडिकल का प्रॉब्लम है। आप सुन रहे हैं अंकित? हाँ सर। ठीक है, परंतु विदेश में क्या है, ये सब चीज नहीं है। वहां पे पैसा भी ज्यादा है, कमाई भी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, इंडस्ट्रीज बहुत सारा है, भारत में बेरोजगारी बहुत है। तो यहाँ पर अगर आप अमेरिका वाला रूल लगाइएगा तो नहीं ना चलेगा। यहाँ तो देसी चलाना होगा आपको। हाँ? तो आम जनता से क्या हो गया, अब आप विदेशी जैसा अंग्रेजों जैसा रहिएगा तो यहाँ देश में आपका गुजारा चलेगा? नहीं चलेगा। तो आम जनता से वो लोग क्या हो गए, विच्छिन्न हो गए, क्योंकि सामान्य जनता विचारों की इस नई लहर से अप्रभावित थी। परंपरा से भारत में चिंतन की जो पद्धति चली आ रही थी
वह टूट गई। परंपरा से जो हमारे यहाँ जो चिंतन, जो थिंकिंग का जो प्रोसेस चल रहा था, सिस्टम था, वह टूट गया। भारत का जो विश्वास पाश्चात्य विचारों में जगा था, वह तो आ, अब तो वह भी हिल रहा है। नतीजा यह है कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं, न नवीन। कहने का मतलब धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, है ना। मतलब न घर के रहे, ना ये मिला ना वो मिला। ना तो हम अपना ओरिजिनल देसी चीज बचा पाए और न पूरी तरह से विदेशी हो पाए, बीच में लटकते रह गए पेंडुलम की तरह। तो नतीजा यह है कि हमारे पास न तो पुराने आदर्श हैं, न नवीन, नवीन मतलब नया, न नवीन, और हम बिना यह जाने हुए बहते जा रहे हैं कि हम किधर को या कहां जा रहे हैं। नई पीढ़ी के पास ना तो कोई मानदंड है, ना कोई दूसरी ऐसी चीज जिससे वह अपने चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर सके। अभी नई पीढ़ी के पास क्या आ गया? सबसे बड़ा दुर्गुण आ गया है मोबाइल, जिसमें वो दिन रात खोए रहते हैं। मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इसी में खो करके अपना सारा दिन और समय बर्बाद करते हैं। तो वही कह रहे हैं नेहरू जी की नई पीढ़ी जो आई है उसके पास ना तो कोई सोच है, ना कोई मानदंड है, ना कोई दूसरी ऐसी चीज है जिससे वह अपने चिंतन, थिंकिंग को या अपने कर्म को, कर्म मतलब जो काम करते हैं, नियंत्रित कर, कंट्रोल कर सके। हम वर्तमान में आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में संक्रांति की अवस्था से गुजर रहे हैं। संभवतः यह उसी स्थिति का नतीजा हो। उपर्युक्त कथनों का निष्कर्ष यही है कि भारत आज जो कुछ है उसका जो सामासिक व्यक्तित्व बना है, उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग की अपनी भूमिका है। भारत में बसने वाली कोई भी जाति यह दावा नहीं कर सकती कि भारत के समस्त मन और विचारों पर उसी का एकाधिकार है। भारत आज जो कुछ है उसकी रचना में भारतीय जनता के प्रत्येक भाग का योगदान है। यदि हम इस बुनियादी बात को नहीं समझ पाए तो फिर हम भारत को भी समझने में असमर्थ रहेंगे, और यदि भारत को हम नहीं समझ सके तो हमारे भाव, विचार और काम सब के सब अधूरे रह जाएंगे, और हम देश की ऐसी कोई सेवा नहीं कर सकेंगे जो ठोस और प्रभावपूर्ण हो। कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। जैसे पहला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, महात्मा गांधी, क्या होगा अंकित? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन देखिए एक चीज है इसमें, इस प्रश्न में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है ये, ठीक है ना, तब जवाहरलाल नेहरू। मैंने पूछा कि भारत के प्रधानमंत्री, बस इतना छोड़ दिया, तो आपको नरेंद्र मोदी बोलना चाहिए था। परंतु यहाँ पे है कि प्रथम प्रधानमंत्री, प्रश्न में से एक बात जो है, एक शब्द मैंने हटा दिया था। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत का सामाजिक व्यक्तित्व दिनकर की किस पुस्तक की प्रस्तावना है? उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, कुरुक्षेत्र, संस्कृति के 4 अध्याय, क्या होगा? नहीं बता सकता। तो इसका हो जाएगा तीसरा जो ऑप्शन है कि संस्कृति के 4 अध्याय। तीसरा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? 1880, 1889, 1899, 1895? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1889 में। पंडित नेहरू ने संस्कृति को क्या माना है? विज्ञान का जीवन में प्रयोग, अध्यात्म और विज्ञान का संयोग, सभ्यता का विकास, सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना, क्या होगा?
इसका हो जाएगा सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना। पांचवा प्रश्न है, जीवन की आर्थिक पद्धति की व्याख्या किसने दी थी? कार्ल मार्क्स ने, गांधी जी ने, रमा पांडे ने या पंडित नेहरू ने? कार्ल मार्क्स ने दी थी। ठीक है। भारत की जनता भारत की जनता की संस्कृति का रूप कैसा है? सामाजिक, उदार, विकसित, परिष्कृत? परिष्कृत। सामाजिक। ठीक है। बौद्ध मत भारत के किस क्षेत्र से चीन तक पहुंचा? पाटलिपुत्र से, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से या गुजरात से? दक्षिण भारत से। ठीक है। तो इस प्रकार से यह पाठ हमारा समाप्त होता है। अगले क्लास